जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि हम लोग यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए अब तक आयोग ने जितने भी क्वेश्चंस पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाले सेक्शन से कराए हैं तो उन्हीं को हल कर रहे हैं। इसके संदर्भ में मैंने पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। आज हम उसी में 25 प्रश्नों को देखते हुए सेकंड पार्ट की व्याख्या सहित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। इसमें पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है जंगल से ढका रहना चाहिए। तो इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी, इसका आंसर है 33%, सी वाला। तो सन 1952 में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय वन नीति आई थी पहली बार स्वतंत्रता के बाद। तो इसमें क्या कहा गया था कि हमारे देश में जो भूमि क्षेत्र है उसका 33% जो क्षेत्र होगा वो वन से ढका रहना चाहिए। और इसमें वन के 4 प्रकार बताए गए थे। कौन कौन से वन के इसमें 4 प्रकार थे? संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, गांव के जंगल और वृक्ष भूमि। ये 4 प्रकार जो है बताए गए थे। तो आपको याद रखना है कि जो 33% जो भूमि क्षेत्र है कब कहा गया? राष्ट्रीय वन नीति के तहत कहा गया था 33% होना चाहिए। और राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1952 में आई थी उसके अनुसार ये बताया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। साइट्स का सचिवालय, इसका संचालन निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है यूनेप, बी वाला इसका आंसर है। पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम कार्यक्रम। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो यूनेप है साइट्स में, सबसे पहले साइट्स की बात करें तो IUCN के जो सदस्य थे उन्होंने एक बैठक की थी सन 1963 में। जब उनकी बैठक हुई तो उसमें साइट्स का मसौदा तैयार किया गया था 1963 में। कब इसका मसौदा तैयार हुआ था? तो 1963 में इसका मसौदा तैयार हुआ था। और फिर बात करें सन 1975 में, 20 जुलाई 1975 को साइट्स जो है ये लागू हुआ था। और भारत इसका सदस्य कब बना? तो भारत 1976 में इसका सदस्य बना था साइट्स का। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब साइट्स का मसौदा कब तैयार हुआ? तो 1963 में। और साइट्स जो है लागू कब हुआ था? तो 1975 में। और इंडिया जो इसका मेंबर कब बना? तो 1976 में। तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब साइट्स की CITES इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो C यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसकी फुल फॉर्म बड़ी है, तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें राज्यों और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण जो संगठन होते हैं स्वेच्छा से इसका पालन करते हैं। और ये एक बाध्यकारी समझौता है। और इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि ये किसके लिए है? तो ये लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। ये भी याद रखना है, लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाने के लिए ये मसौदा तैयार किया गया था साइट्स। और इसको वाशिंगटन सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो साइट्स के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी, इन सबको नोट कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण बातें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सम्मेलन इसमें वाशिंगटन सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो ये साइट्स जो है इसको वाशिंगटन सम्मेलन भी कहते हैं, याद रखना है आपको। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन पूर्व औद्योगिक काल से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सही प्रतिशत वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है? तो अगर देखो, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर था 30%। उस समय इसका आंसर 30% था। लेकिन अगर बात करें सन 2021 में एक रिपोर्ट आई थी IPCC की, 2021 में IPCC की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है प्रतिशत वृद्धि अब इसमें बताई गई है कि 50% हो गई है। तो अब अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आप टिक करेंगे 50%। और ये तो उससे काफ़ी पहले पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो इसमें तो 50% ऑप्शन ही नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 30% होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रो एंटलर्ड हिरन की IUCN स्थिति क्या है? तो यह तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। ब्रो एंटलर्ड हिरन, इसकी IUCN स्थिति क्या है? ये है लुप्तप्राय, इंडेंजर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला जैव मंडल कौन सा था जिसे यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया था?
क्वेश्चन है हमारा, फिर से रिपीट करें, भारत का पहला जैव मंडल यानी कि फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व पूछ रहा है, भारत का कौन सा था जिसे यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया था? तो ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक तरीके से बफर है, बफर जोन के रूप में जाना जाता है, जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? कर्नाटक और केरला और इसमें तमिलनाडु, ये 3 स्टेट इसमें शामिल होते हैं। तो नीलगिरी जो है बायोस्फीयर रिजर्व 3 स्टेट में फैला हुआ, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में, और ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था जिसे यूनेस्को विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। अब बात करते हैं कंचनजंगा कहाँ पे है। तो कंचनजंगा की अगर बात करें तो ये है आपका सिक्किम में। अब बात करें मानस की तो ये है आसाम में, और बात करें नौकेरेक की तो ये है मेघालय में। मेघालय मैंने शॉर्ट टर्म यूज़ की हैं, तो आप स्टेट के नाम सिक्किम, आसाम और मेघालय ये मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से कौन भारत में मौजूद जैव विविधता हॉटस्पॉट है? निम्नलिखित में से मतलब इसमें क्या पूछा है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट यानी कि इंडिया में कितने हैं, एक तरीके से ये बताना है। ऑप्शंस दिए गए इसके, हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और सुंदरलैंड। तो इसमें देखिए हिमालय भी है, इंडो बर्मा भी है, पश्चिमी घाट भी है और सुंदरलैंड भी है। ये चारों हॉटस्पॉट भारत में हैं। आपको इन चारों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि पूछा भी जाता है कि भारत में कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं, कितने हैं, तो 4 हैं। जिसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दुर्लभ उपलब्धि के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो ग्लोबल 500 पुरस्कार की अगर बात करें तो ये पहले ऑप्शन देख लीजिए, जीव संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए या प्रदूषण नियंत्रण के लिए। तो इसका आंसर है पर्यावरण संरक्षण के लिए। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? पर्यावरण संरक्षण वाला। इसके बारे में बता दूं, ये जो है यूएनओ के द्वारा, सॉरी माफ़ कीजिए, यूएनओ नहीं, इसको यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा सन 1987 में 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखना है। और क्यों है ये? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए, पर्यावरण संरक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम अपना, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस नारे के तहत मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस घोषित कब किया गया था? 5 जून को 1972 में जो है स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसी के तहत हमारे भारत में स्टॉकहोम सम्मेलन, हमारे भारत के जब से स्टॉकहोम सम्मेलन में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी वहाँ गई थी, तो उसी की पहल पर हमारे भारत में तब 1972 में कौन सा एक्ट शुरू किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो हमारे भारत में उसको देखते हुए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम शुरू किया गया था, और उसी में 5 जून को ही क्या घोषणा की गई थी कि पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा 5 जून से, और जिसकी थीम क्या रखी गई थी? केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। तो आपको याद रखना है, पर्यावरण दिवस भी याद रखना है, कब मनाया जाता है? 5 जून को। और कब से मनाया जाता है? तो 1972 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाशिंगटन सम्मेलन का औपचारिक नाम साइट्स के रूप में संक्षिप्त है। देखिए अभी अभी मैंने डिस्कस किया तो इसमें आ गया ना वाशिंगटन सम्मेलन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है जिसको क्या कहते हैं? साइट्स। किससे संबंधित है? तो साइट्स मैंने अभी बताया था लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है। तो इसका आंसर यहाँ से क्या समझ में आया? लुप्त प्राय प्रजातियाँ मतलब पहले क्या होता था कि जो है जो पशु हैं, जैसे कि मान के चलिए गैंडा हो गया या फिर चीता, बाघ, इनके जो अंग हैं, इनके अंग तस्करी के लिए, यानी कि इनके शरीर के जो विभिन्न विभिन्न भाग है, जैसे कि हाथी के दांत ही हो गए, उससे क्या बनाए जाते थे? सुंदर सुंदर आभूषण बनाए जाते थे। और जो चीते की खाल से दवाइयाँ बनाई जा रही थी। तो इनके शरीर का जो है क्या इंटरनेशनल ट्रेड होने लगा था। व्यापार को रोकने के लिए ही ये साइट्स का शुरुआत की गई थी। तो लुप्त जो प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई थी, उनको बचाने के लिए, यानी कि उनके इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने के लिए। और इसमें इंटरनेशनल ट्रेड केवल इसी से एनिमल से ही रिलेटेड नहीं था, इसमें फ्लोरा एंड फौना यानी कि वनस्पति और वन्यजीव दोनों के ही संरक्षण के लिए साइट्स को शुरू किया गया था। याद रखना है आपको। भारत इसका 1976 में सदस्य बना है, ये भी याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये साइट्स को लेकर क्वेश्चन। अगला देखते हैं हम रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक के बारे में अगर बात करें तो रेड डाटा बुक किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? इसमें ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व वन्यजीव कोष, तीसरा है विश्व पर्यावरण सुविधा, और प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ।
तो इसका अर्थ तो हो गया पहले वाले का विश्व संयुक्त राष्ट्र, ये तो बात कर रहा है यूएनईपी की, यूएनईपी के द्वारा से शुरू नहीं किया गया है। विश्व WWF बी की अगर बात करूँ तो ये है WWF, इसके द्वारा भी शुरू नहीं हुआ है। पर्यावरण सुविधा ये WEE ये शुरू की गई थी, तो काफ़ी बात की पहल है, इसे भी नहीं। इसका आंसर है आपका प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। पूरा नाम है इसका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि IUCN के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। और इसका IUCN का हेडक्वार्टर बात करें, IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है ग्लैंड में, नहीं रेड डाटा बुक के बारे में बात करी हुई मैं यहाँ पे, तो ग्लैंड, और ग्लैंड कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा इनको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके ऑप्शन दिए गए, शैवाल आवरण के कारण घर का हरा भरा होना, शैवाल आवरण के कारण घर का हरा भरा होना, फिर है सफ़ेद प्रकार के हरे घटक के कारण घर के रंग का हरा हो जाना, तीसरा है पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा विकिरणों के रुकने के कारण पृथ्वी का गर्म होना। तो देखिए आपको यही से समझ भी गए होंगे कि इसका आंसर यही होगा, मतलब हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का गर्म होना। और पृथ्वी गर्म क्यों होती है कि सूर्य से जो किरणें आती हैं पृथ्वी के वायुमंडल में, तो हमारे वातावरण में जो ग्रीन हाउसेस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैस जो है उसमें वो इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं, अवरक्त किरणें, उनको क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। कौन सी किरणों को, ये भी याद रखना, पूछा गया पेपर में कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी किरणों को अवशोषित करती हैं, तो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरणें होती हैं, ये इनको अवशोषित करती हैं, अवरक्त किरणों को। अवरक्त किरणों को अवशोषित करती हैं। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है। तो इसी से पृथ्वी गर्म हो रही है, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में जो विकिरण आ रहे हैं फिर वो रुक रहे हैं, इससे पृथ्वी गर्म हो रही है, और इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस गैसेस के कारण है, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा है, जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे वन कट रहे हैं, लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, वन कटते जा रहे हैं। वनों के कटने से और ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो वाहन है उनसे जो प्रदूषण निकलते हैं, खेतों में किसका यूज़ किया जाता है, खाद का उर्वरक यूज़ किए जा रहे हैं नाइट्रोजन के, तो उससे भी उससे क्या नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकल रही है, उससे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। और क्या हो सकता है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग, और खेतों में से मीथेन गैस निकलती है, जैसे धान के खेतों में। पशुधन की अगर बात करें, जैसे कि एनिमल्स होते हैं, उनके जो डाइजेशन से उनके वो भी मीथेन गैस को थोड़ी सी मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस की भी बात कर लेते हैं, कितनी ग्रीन हाउस गैस हैं यहाँ पे। ग्रीन हाउस गैस है मोस्टली मैन जो है 6 मानी गई हैं ग्रीन हाउस गैस है। कितनी मानी गई हैं ग्रीन हाउस गैस, 6 मानी गई हैं। उन 6 के नाम देख लेते हैं, 6 कौन कौन सी हैं। एक है CO2, फिर है CH4, CO2 और CH4। सबसे ज़्यादा योगदान जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में इन्हीं दोनों गैसेस का होता है। बाकी की अगर बात करें तो N2O, यानी कि इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड। अगली गैस मान लेते हैं, अगली गैस है इसमें ओजोन, फिर एक इसमें होती है जलवाष्प, और एक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये हैं ग्रीन हाउस गैसेस कुछ मुख्य। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच संबंध का वर्णन है। तो देखिए किस यहाँ पे दिया, एक तो पारिस्थितिक तंत्र दिया हुआ है और उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच संबंध। इसके ऑप्शन दे रहा है खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड और या पोषण स्तर। तो पारिस्थितिक तंत्र दिया है और उत्पादक और उपभोक्ता दिए। तो उत्पादक और उपभोक्ता तो आप जानते हैं खाद्य श्रृंखला में भी होते हैं, खाद्य जाल में होते हैं, लेकिन इसमें निश्चित क्रम नहीं हो सकता है, किसी जीव को कोई भी खा सकता है, तो यहाँ से खाद्य जाल बन जाता है। खाद्य श्रृंखला में एक निश्चित क्रम होता है। जबकि अगर बात करें पारिस्थितिक पिरामिड की, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा, देखिए घास के मैदान का पिरामिड, घास के मैदान का बनाइए, महासागर का हो गया, वन का हो गया है, तालाब का हो गया, समुद्र का हो गया।
तो अगर इसमें पारिस्थितिक तंत्र में अगर बात कर रहे हैं उत्पादकों और उपभोक्ताओं की, तो इसका आंसर होगा पारिस्थितिक पिरामिड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घड़ियाल अपने प्राकृतिक आवास में निम्नलिखित में से किस स्थान पर देखे जा सकते हैं? घड़ियाल की बात हो रही है, तो घड़ियाल की अगर बात करें तो घड़ियाल जो है सबसे ज़्यादा चंबल नदी में, जो कि मुख्यतः मध्य प्रदेश में है नदी। और घड़ियाल को लेकर कुछ बात कर लेते हैं। घड़ियाल जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसको कब घोषित किया था क्रिटिकली एंडेंजर्ड? सन 1975 में। इसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है घड़ियाल से कि घड़ियाल संरक्षण परियोजना, घड़ियाल संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी? परियोजना को मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट, यानी कि क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? तो ये इसका आंसर है 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी और सबसे पहले इसको ओडिशा में लागू किया गया था। उसके बाद 1976 में सभी राज्यों में लागू हो गई। तो ये भी याद रखना, ओडिशा में इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी 1976 में, याद रखना है, ठीक है। और शुरुआत कब हुई? 1975 में। और घड़ियाल दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्रोकोडाइल डे कब होता है? क्रोकोडाइल डे होता है 17 जून को। कब होता है क्रोकोडाइल डे? 17 जून को। देखिए अभी तक ये क्वेश्चन काफ़ी पहले पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चन 4-5 साल में पूछे नहीं गए, तो हो सकता है घड़ियाल से भी इस बार क्वेश्चन बन जाए। तो घड़ियाल संरक्षण परियोजना 1975 में, और घड़ियाल दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करने वाली फ्लोटिंग वनस्पति के साथ एक जलमग्न होने में अद्वितीय है? तो समृद्ध जैव, इसमें क्या है, एक तो समृद्ध जैव विविधता की बात कर रहा है राष्ट्रीय पार्क, और कैसा है? फ्लोटिंग वनस्पति। फ्लोटिंग वनस्पति के नाम से ही आप कहीं में, मणिपुर में एक पार्क है केवल लामजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? मणिपुर में है। मणिपुर में केवल लामजाओ नेशनल पार्क है, जिसमें क्या है? फ्लोटिंग वेजिटेशन है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहते हैं। और यहाँ पे मणिपुर में एक झील है, लोकटक झील, ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं भीतरकनिका। ये कहाँ पे है? भीतरकनिका है ओडिशा में, भीतरकनिका ओडिशा में है राष्ट्रीय उद्यान। और केवलादेव घाना, ये है राजस्थान में, इस पर टिक कर देती हूँ, ये है ओडिशा में। केवलादेव है राजस्थान में, और सुल्तानपुर है आपका हरियाणा में। ये मैचिंग में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको साथ साथ देखते चलिएगा। अब बाकी की बात करूँ इधर, तो मैं इसमें घड़ियाल वाले में भी कुछ बता देती हूँ कि है, इस वाले में ऑप्शंस थे, इसको हम डिस्कस नहीं करें। भीतरकनिका तो ओडिशा हो ही गया, हमने बता दिया, ओडिशा में है। चंबल नदी मैंने बता दी, एमपी में है। पुलिकट झील आपकी है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसा पूछ लिया था, इनमें से कौन सी झील है जो 2 राज्यों में है? ये क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल ही। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील है, और दीपोर बिल झील की बात करें तो ये आसाम में, याद रखने। ये से और क्वेश्चन जो बन सकते थे वो भी मैंने बता दिए। अब बात करते हैं, इसमें हो ही चुका है। अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? जलीय जंतु की बात हो रही है इस बार। तो जलीय जंतु है गंगा डॉल्फिन। जो डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? वो है 5 अक्टूबर को। क्वेश्चन पूछा गया है डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अभी ये 2021 में शायद पूछा गया था ये क्वेश्चन। और घड़ियाल दिवस मैंने बता दिया, घड़ियाल दिवस कब मनाया जाता है? अभी अभी बताया, 17 जून को मनाया जाता है। और बात करें अगर इसकी, ये 17 जून घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कब लाया गया था? तो 1975 में लाया गया था। डॉल्फिन वाला 5 अक्टूबर से शुरुआत हुई थी, ये भी देख लीजिएगा। और डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? डॉल्फिन प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो डॉल्फिन प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया था 2009 से, 2009 से। तो ये तो होगा डॉल्फिन को लेकर कुछ पॉइंट। अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लाइकेन जो नंगे चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम शुरू करने में सक्षम है, नंगे चट्टान पर भी याद रखना, वास्तव में किसका सहजीवी है? तो लाइकेन जो क्या होते हैं, लाइकेन की बात हो रही है, सहजीवी होते हैं, ये भी याद रखना है किस किस का। और इसमें कौन सी घटना देखी जाती है? पारिस्थितिक अनुक्रम की। ये इसमें 3 पॉइंट तो यहीं से मिल गए। अब आंसर इसका क्या है? इसमें है शैवाल और कवक। इसमें शैवाल होता है और कवक होता है। शैवाल क्या करता है? उसके पास क्लोरोफिल होता है, तो वो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है। और कवक क्या होता है? वो मिनरल्स
और वाटर का एब्जॉर्प्शन करके शैवाल के पास पहुँचाता है, जिससे भोजन बनता है। तो लाइकेन में दोनों ही साथ साथ रहते हैं, इस प्रकार ये सहजीवी संबंध कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण योजना क्या है? पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के देखिए, पारंपरिक मानव जीवन की बात हो रही है और जैव विविधता का संरक्षण भी करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर रिजर्व। क्योंकि यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व में जो देखिए बॉटनिकल गार्डन भी आ जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब ही क्या होता है? इसके अंदर तीनों ही आ जाएंगे, बॉटनिकल गार्डन आ जाएंगे और नेशनल पार्क भी आ जाएंगे और वन्यजीव अभयारण्य नेशनल सेंचुरीज भी आ जाएंगी। बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें तीनों ही समाहित होते हैं। तो हम इंडिविजुअली आंसर करेंगे, नहीं, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न केवल एक जीव द्वारा अधिकृत भौतिक स्थान का वर्णन करता है बल्कि जीवों का समुदाय भी इसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कौन सा शब्द जीव द्वारा अधिकृत भौतिक स्थान, तो भौतिक स्थान की बात हो रही है जो कि जीव ने क्या किया है, जीव ने उसको ऑक्यूपाई किया है किसी स्पेस को, बल्कि इसमें जीवों का समुदाय होता है जिसकी कार्यात्मक भूमिका भी होती है। तो कार्यात्मक भूमिका भी बात कर रहे हैं, तो ऐसे स्थान कहलाता है निके। निके में क्या होता है कि एक जीव जो है अपने आवास में जो भी एक्टिविटीज़ करता है, जन्म से लेके उसके जीवन तक उसके जो भी एक्टिविटी होती रहती हैं, फंक्शनल कार्यात्मक यानी फंक्शनल हो गई यहाँ पे, और भौतिक स्थान यानी कि उसके लिविंग प्लेस में हैबिटेट में जो भी होता है, तो उसको कहते हैं निके। तो निके एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें उसकी सारी एक्टिविटीज़ यानी कि गतिविधियों को समाहित किया जाता है, कार्यात्मक भूमिका। तो और इकोटोन क्या होता है? इकोटोन होता है दो डिफरेंट टाइप का ट्रांजिशन एरिया। जैसे कि मान के चलिए एक जगह तो ग्राउंड है, नहीं लैंड एरिया हो गया, और लैंड एरिया और दूसरी तरफ से क्या हो गया, वाटर वाला एरिया। तो इन दोनों के बीच में जो ज़मीन बनेगी दलदल वाली वो हो गया मार्श। तो मार्श को हम कह देंगे क्या? इकोटोन। इकोटोन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोटोन भी याद रखना है आपको। इकोटोन क्या है? ट्रांजिशनल एरिया। इकोटोन को ट्रांजिशनल एरिया कहते हैं, सिंपल सा याद रखना है इसको। ट्रांजिशनल आपको इसमें टर्म लिखा हुआ मिल जाएगा, ट्रांजिशनल एरिया इकोटोन में होता है। और ये आगे के क्वेश्चन देखते हैं, टिड्डा घास खाता है, खरगोश टिड्डा खाता है, लोमड़ी खरगोश को खाती है। यानी कि देखिए टिड्डा घास खा रहा है, ये तो हो गया उत्पादक, ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, और ये हो गई सर्वोच्च उपभोक्ता। अब ये पूछ रहा है टिड्डे की क्या स्थिति है? टिड्डे को मैंने क्या बताया? टिड्डा मैंने बताया प्राइमरी कंज्यूमर, घास क्या हो गई? प्रोड्यूसर, खरगोश क्या हो गया यहाँ पे? सेकेंडरी कंज्यूमर, और लोमड़ी क्या हो गई? सर्वोच्च यानी कि हाईएस्ट कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, टॉप भी कह सकते हैं। तो टिड्डा क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। अगला क्वेश्चन है, नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सिंपल है, ये तो याद होना चाहिए, फैक्चुअल है। ये तो महाराष्ट्र में है, पूरा नाम है इसका नवेगांव नागजीरा, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिन घाटी नेशनल पार्क, इंग्लिश में कहते हैं पिन वैली नेशनल पार्क, किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यूनेप का कार्य क्या है? यूएनईपी, यूनेप का कार्य, यूनेप का क्या अर्थ है? सॉरी, यूनेप का अर्थ, यू से देखिए संयुक्त राष्ट्र तो बन ही रहा है, ई से हो गया एनवायरनमेंट, तो संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट, तो इसमें भी पी से होगा प्रोग्राम, प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम, तो यही निकल के आया यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका अर्थ ये निकल गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस सन 1971 में 2 फरवरी के दिन ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो 2 फरवरी के दिन ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को तो विज्ञान दिवस होता है,
22 फरवरी और 12 फरवरी कुछ नहीं है फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। एक क्वेश्चन और जो इस बार पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है वो है विश्व वन्य जीव कब मनाया जाता है? कौन सा? विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस को याद रखना है, ये मनाया जाता है 3 मार्च को। वन्य जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, वाइल्ड लाइफ, इंग्लिश में भी लिख ही दूँ, वाइल्ड लाइफ। फिर से करती हूँ मैं, वाइल्ड लाइफ डे। ये मनाया जाता है 3 मार्च को। शुरुआत कब से हुई? 2013 से। 2013 से इसकी शुरुआत हुई है। और पहली बार कब मनाया गया? 2014 में पहली बार मनाया गया। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई थी? 3 मार्च को जब इसको सेलिब्रेट किया गया तो थीम पूछी जा सकती है इस बार के पेपर के लिए। आपको पता होना चाहिए, इसकी थीम है वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, थीम पूछी जा सकती है, वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। किसकी थीम है? विश्व वन्यजीव दिवस की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो अभी बताया था, टिड्डा वाले में सबसे पहले उत्पादक आते हैं, फिर उपभोक्ता आते हैं, फिर अपघटक आते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा जल। वर्षा जल तो प्रदूषण नहीं होता इसमें। वायुमंडलीय प्रदूषण, ये वायु प्रदूषण होगा। भूमिगत जल, ये हो ही नहीं सकता जल प्रदूषण। अब बात करते हैं वाहित मल, यानी कि जो वाहित यानी कि बहा दिया जाता है, जो भी जो भी गंदगी होती है वो जल में मिक्स कर दी जाती है, तो वाहित मल जल, यही जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। हो गया हमारे सारे क्वेश्चंस। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन जो हमने देखे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रखिएगा, इस तरीके से हम ईवीएस के प्रश्नों को हल कर लेंगे। धन्यवाद।